पहली बार प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद ये तो माना कि उनके पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने काम तो किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी सरकार, सत्ता पक्ष। एकाएक विशेष अधिवेशन की घोषणा हुई। पूरा देश असमंजस की स्थिति में था कि ये अधिवेशन आ किस ले रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है। हमारे यहाँ की परंपराएं ही रही है, जब भी कोई ऐसे विशेष अधिवेशन होते हैं संसद के, तो विपक्ष के साथ विमर्श करके समय तय होता है, डेट तय होती है, और फिर या तो कोई उत्सव मनाने या कोई देश पे आई हुई आपत्ति को लेके चर्चा करने के लिए सब इकट्ठा बैठते हैं। ये विशेष सत्र था। बाद में पता पड़ा कि अमृत महोत्सव का सत्र था, लेकिन ये विशेष सत्र 5 दिन का, जब सारे लोग अंधेरे में कयास लगा रहे थे कि होगा क्या, ऐसे में जब सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य जारी नहीं हो रहा था, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से लेकर स्पीकर तक मौन धारण किए हुए थे, फिर सोनिया गांधी ने एक पत्र लिख के कहा कि ये विशेष सत्र जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपके पास तो कोई बिजनेस अभी तक तो दिखाई नहीं देता, हम आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं जिस पर चर्चा अनिवार्य है और देश के सामने भीषण समस्या है। तो मणिपुर से लेके बेरोजगारी तक से लेके किसान, एमएसपी के लेके तमाम चीज़ें गिनवाई। जब ये पत्र सोनिया गांधी का पहुंचा तो फिर सरकार ने बैकफुट पे आके एक बिजनेस रिलीज़ किया कि 4 बिल हम इस सत्र में ला रहे हैं। और 4 बिलों में जो उन्होंने दिया, वो 4 बिल कौन से थे? 2 बिल ऑलरेडी राज्यसभा में पास हुए थे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने थे। 2 बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे, उस पर चर्चा भी नहीं हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी तक भी नहीं गए थे। लेकिन ये जब बिल सामने आए तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सरकार यदि कुछ और बिल लाना चाहती है तो उसमें सोच समझ के कुछ तो तैयारी किएगी। ऐसा तो नहीं होता कि रात को उठ के सुबह प्रधानमंत्री कह दे कि आज भी ये करना है और हो जाता है। ये देश है, या कोई भी अमेंडमेंट लाना हो, कोई बिल लाना हो, तो उसके लिए बहुत विचार विनिमर्श करना पड़ता है। सरकार किसी भी तरह का कहीं विचार विनिमर्श नहीं कर रही थी। गोदी मीडिया को सरकार ने एक शगुफा छोड़ दिया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का हो सकता है, लेकिन वो दूर की कौड़ी होता है। सभी राजनीतिक विश्लेषक जान रहे थे कि ये एक 4 दिन के सेशन में नहीं होने वाला है। सरकार ने सेशन शुरू किया और फिर बताया कि ये तो अमृतकाल का सेशन है। पहला दिन तो पुराने संसद में बिताया, जहां उन्होंने एक विदाई समारोह के रूप में उसको लिया। प्रधानमंत्री पहली बार जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की बखान करते हुए देखे, पहली बार उनको क्रेडिट देते हुए देखे। पहली बार प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद ये तो माना कि उनके पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने काम तो किया है। उसके बाद तमाम उपलब्धियां गिनाते गिनाते उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, वोट फॉर नोट का भी जिक्र किया, लेकिन कई चीज़ें वो जिक्र करने के लिए भूल गए। अपनी उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन फिर अपने फेलियर्स भी वो नहीं गिन पाए, बता पाए। लेकिन कौन बताएगा? मोदी जी ने इतना कहा, यही मोदी जी में एक भयानक चेंज दिख रहा था। उसके बाद गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज के दिन उन्होंने नए संसद में प्रवेश किया। नए संसद में प्रवेश करने के बाद पहला बिल जो आया वो उन 4 बिलों में से नहीं था। कल कैबिनेट डिसीजन हुई और कैबिनेट ने यह तय कर लिया कि महिला आरक्षण बिल एक नए नाम के साथ लाया जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आरक्षण की जगह वंदन अधिनियम के तहत ये बिल लाया गया। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात हो रही है। वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उनका कोटा वैसा ही रहेगा, लेकिन उस कोटे में 33% रिजर्व महिला के लिए रहेगा। उदाहरण के तौर पे उदाहरण दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। यदि हमारे यहाँ संसद में 100 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, तो उन 100 में से 33 सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। बाकी बची हुई जो
67 सीट्स होगी, वो सीट्स बाकी मेल यानी पुरुषों के लिए होगी। ये अनुपात में, इसीलिए रिजर्वेशन में कहते हैं। तो 33% जो कोटा ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का है, उनमें से 33% महिलाओं के लिए अलग से होगा। शेड्यूल कास्ट में जो उनका कोटा है उसमें 33% अलग महिलाओं के लिए होगा। और फिर बाकी बचा हुआ जो जनरल कैटेगरी है उसमें 33% महिलाओं का होगा। ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में होगा। अभी ये बिल पारित होना है 2/3 से पारित होगा, क्योंकि 2017 में ही इसको राज्यसभा में मनमोहन सिंह के दौरान पारित हो गया था। 2017 नहीं, उसके पहले की बात है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। इस महिला ये जिक्र 1974 में पहली बार महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें ये जिक्र आया था कि महिलाओं के लिए संसद में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 2010 में मोदी जी आने के 4 साल पहले राज्यसभा में ये बिल मनमोहन सिंह की सरकार ने पारित कर दिया। जब ये लोकसभा में आना था तो लोकसभा में तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया और ये लोकसभा में टेबल ही नहीं हो पाया। अब जाके 2010 के बाद 2023 में 13 साल बाद ये बिल अब लोकसभा में आया। लोकसभा में वर्तमान में 78 महिलाएं हैं, सांसद हैं। यदि ये बिल लागू होता है तो ये आंकड़ा 181 होगा। अब ये तो हो गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिल यदि लोकसभा के पटल पे आने के बाद पास हो जाएगा और इसको तुरंत राष्ट्रपति के पास भेज के इस पे सिग्नेचर होगी और एक कानून बनेगा? लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी बहुत समय है। समय इसलिए है कि एक जनगणना होगी। जनगणना में सीटों का परिसीमन होगा और सीटों के परिसीमन के बाद ये महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब 2024 के चुनाव के बाद करीब 2-3 साल बाद ये लागू होगा। ये 15 साल के लिए लागू होगा। अभी लागू कैसा होगा? इसमें पहले 5 साल जब रिजर्वेशन लागू होने के बाद कुछ सीटें महिलाओं के लिए चिन्हित की जाएगी 33%। अगले चुनाव में दूसरी सीटें चिन्हित की जाएगी और तीसरे चुनाव में फिर तीसरी सीटें चिन्हित की जाएगी। तो 33 के चलते पूरे देश के हर सीट पे 15 साल में एक बार महिला का नंबर लगेगा। 15 साल बाद फिर तय होगा कि ये रिजर्वेशन कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये पार्लियामेंट संसद तय करेगी। ये बिल का प्रारूप लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जब जनगणना होगी, यदि वो जनगणना जातिगत जनगणना हुई तो फिर ओबीसी को लेके रिजर्वेशन की मांग होगी। जब ओबीसी में रिजर्वेशन की मांग होगी तो फिर सीटों में भी ओबीसी का रिजर्वेशन एक नया होगा। उसके चलते अभी ये पारित होने के बाद भी लागू होने में मुझे बहुत समय दिखाई देता है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? आप सब लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने भी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में, जनपद में महिलाओं का आरक्षण लागू होते दिखाई दिया। हमारे यहाँ सरपंच महिला होती है और सरपंच पति काम करता है। हमारे यहाँ कारपोरेटर, पार्षद महिला होती है, पार्षद पति काम करता है। तो क्या आने वाले समय में हम सांसद पति और विधायक पति को काम करते हुए देखेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाती है तो उस सीट का जो पुरुष दावेदार है वो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बहू, किसी ना किसी को अपने ही घर में वो सीट रखता है। तो महिला टेक्निकली तो वो पार्षद बनती हैं या जिला परिषद सदस्य बनती हैं, लेकिन उसके पूरे कामकाज का काम ये देखते हैं। या ऐसा ही है जैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री तो राबड़ी जी थी, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से लालू जी चला रहे थे, जहाँ भी थे वहीं से चला रहे थे। क्यों? कि राबड़ी जी एक घरेलू महिला थी।
उसे उसका आत्मनिर्भर नहीं थी, पूर्ण रूप से अपने पति पर निर्भर थी। मेरा सोच ये है, यदि आप महिलाओं को जॉब में रिजर्वेशन देंगे, नौकरियों में 33% रिजर्वेशन दे के देखिएगा, इस देश की महिलाएं जब आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर होगी और किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, तो फिर उसका सोच भी इंडिपेंडेंट होगा। यदि वो खुद इंडिपेंडेंट होगी तो सोच भी इंडिपेंडेंट होगा। यदि वो किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पे आरक्षित है, किसी के साथ है, तो फिर उसका सोच भी उसी के साथ चलता है। ये हमने समाज में बाय एंड लार्ज देखा है। ये बात तो बड़ी है, एक तो ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इस फैसले का मतलब ये फैसला जो है ये बेसिकली कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने इसको अंजाम चढ़ाया, क्रेडिट कोई भी ले जाए, लेकिन आने वाले समय में ये जो 50% महिलाओं का मतदान है उस पर सबकी नज़र है। और हमने कई चुनाव में देखा कि ये जो अब 50% महिलाएं हैं ये इंडिपेंडेंटली वोट तो कम से कम कई जगह देने लगी हैं। उड़ीसा इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है, बंगाल इसका उदाहरण है। कई जगह ट्रिपल तलाक के बाद उत्तर प्रदेश में जिस मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को मतदान किया वो भी इसका एक उदाहरण है। लेकिन फिर नारी शक्ति वंदन ये सब शब्द उपयोग करने से क्यों नारी का सम्मान होता है? क्योंकि नारी का सम्मान तो मणिपुर में नग्न युवतियों की, महिलाओं की पूरी परेड निकालकर उन पर सामूहिक अत्याचार करना, सरकार मौन थी। उसके बाद हमारी ओलंपियन बड़ी बड़ी खिलाड़ी, उनका शारीरिक शोषण एक गुंडे ने किया जो दुर्भाग्य से सांसद था। सरकार के पक्ष में होने की वजह से सरकार मौन थी और यहाँ तक गुंडों का साथ दे रही थी कि उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। तो एक तरफ तो हम स्त्री, नारी, शक्ति, वंदन जैसे शब्द भारी यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ में यथार्थ के धरातल पे उनके साथ वही व्यवहार होता है, वो पुरुषों के लिए भोग्य वस्तु होती है। जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आएगा, सरकार जब महिलाओं को आत्मसम्मान नहीं दिलवाएगी उनका, तब तक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें लिप सर्विस है, एक बेईमानी है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।